नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में। हिमालयी अपवाह तंत्र क्या है? अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियों का जो तंत्र तैयार होता है वही क्या है? हिमालयी अपवाह तंत्र है। आमतौर पर आप देखेंगे तो हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं, लेकिन तीन बड़े नदी तंत्र यहाँ पर मौजूद हैं। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो जब ये पर्वतीय क्षेत्रों से नदियाँ निकलती हैं तो अपने निकलने के दौरान कई क्रम या कई ऐसे स्थलों का निर्माण करती हैं और मैदानी क्षेत्रों में बहते हुए समुद्र में गिरने तक कई ऐसे स्थलों का निर्माण करती हैं जिनका क्रम पूछा जाता है कि महाखंड का निर्माण नदियाँ कहाँ पर करती हैं, वी आकार की घाटियाँ कहाँ पर बनती हैं, समतल मैदान कहाँ पर बनते हैं, गुम्फित वाहिकाएँ कहाँ पर बनते हैं और डेल्टा कहाँ पर बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र में तीन नदी बेसिन तंत्र हैं, जिनमें पहला है सिंधु नदी तंत्र और दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जब हम सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे तो सिंधु और उसकी सहायक जितनी भी नदियां हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। जब हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे तो गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदी सब के बारे में एक साथ बात करेंगे। और जब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे तो उसकी जितनी भी नदियां हैं उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इन सबसे बात करने से पहले इन तीनों की स्थिति एक विशेषता कॉमन है, और वो कॉमन है कि ये नदियां पहले पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं। कहाँ से? पर्वतीय क्षेत्रों से, क्योंकि हिमालय से निकलती हैं। और जब पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं तो ये तीनों ऐसे ही काम करेंगे। पहले पर्वतीय क्षेत्र, फिर मैदानी क्षेत्र और फिर ये समुद्र में गिर जाती है। तीनों एक ही क्रम है। तो जब पर्वतीय क्षेत्रों से ये नदियां निकलती हैं तो बड़े बड़े महाखंड का निर्माण करते हैं। तो पूछा जाता है महाखंड का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? तो हिमालय से निकलने वाली नदियां किसका? महाखंड का निर्माण करती हैं। प्रश्न ये उठता है कि महाखंड क्या है? तो महाखंड एक तरीके से आपने देखा होगा कि इधर भी पर्वत है और इधर भी पर्वत है और बीच में नदी बह रही है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है आप मैदानी क्षेत्रों में खड़े होकर दूर से बता सकते हो कि वो 5 किलोमीटर दूर गंगा बह रही है, ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है या सिंधु नदी बह रही है। लेकिन जब ये नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं तो ये गहरे गार्ज बनाती है, महाखंड बनाती है और यहाँ पर वी आकार की घाटियां बनाती है। ये देखिएगा, ये वी आकार की घाटियां। तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या बनाती हैं? वी आकार की पहले तो महाखंड बनाती हैं और इन्हीं महाखंडों को ये महाखंड कहलाते हैं और इसी को वी आकार की घाटी भी कुछ भूगोलवेत्ता बताते हैं कि ये वी आकार की घाटी को ही महाखंड कहते हैं। और उसके बाद फिर ये नदियां जब आगे बढ़ती हैं तो ये क्षिप्रिकाएं बनाती हैं। क्षिप्रिकाओं को हमने पिछली क्लास में समझा दिया था कि ये क्षिप्रिकाएं क्या होती हैं। तो प्रश्न उठता है क्षिप्रिकाएं नदियां कहाँ पे बनाती हैं? तो क्षिप्रिकाएं नदियां जो है पर्वतीय क्षेत्रों में बनाती हैं। और कौन सी नदियां बनाती हैं? सिंधु और उसकी सहायक नदी, गंगा और उसकी सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और क्षिप्रिकाओं को ही नदियों की युवा अवस्था कहा जाता है।
अगर आप समझना चाहें तो जब नदी के ढाल ऐसे हो जाएं और पानी ऊपर से बहे और ये धरातल दिखाई पड़े तो ये क्या है, क्षिप्रिकाएं हैं। जब नदियां आगे बहती हैं तो ये अगले स्टेप में ये जलप्रपात बनाती हैं। क्या बनाती हैं, जलप्रपात। जलप्रपात कैसे बनाती हैं, किस तरीके से बनाती हैं, ये हम आगे की क्लास में जब जलप्रपात पढ़ाएंगे तो वहां पर हम इसे डील करेंगे। तो ये इनका क्रम बनता है, एक ही है, दूसरा, तीसरा। इनमें ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभार नदियां जलप्रपात पहले बना देती है, क्षिप्रिकाएं बाद में बनाती हैं, और कभी कभार क्षिप्रिकाएं पहले बन जाती हैं, जलप्रपात बाद में बनता है। कारण क्या है? ये दोनों पृथ्वी के धरातल पर निर्भर करते हैं। अर्थात स्थितियां कैसे हैं, किन चट्टानों से ऊपर नदी बह रही है, ये उस पर निर्भर करते हैं। यानी ढाल है, तीव्र ढाल है तो क्षिप्रिकाएं बनाएगी, और जलप्रपात में तो फिर ऊपर से गिर जाएगी। आमतौर पर क्षिप्रिकाएं पहले रखा जाता है और जलप्रपात बाद में रखा जाता है। उसके बाद नदी जो है मैदानी क्षेत्रों में पहुंच जाती है, और जब नदियां मैदानी क्षेत्रों में पहुंच जाती हैं तो वो पर्वतीय क्षेत्रों से लाई हुई मिट्टी को फैला देती है। आपने बरसात के समय देखा होगा कि पानी बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, क्योंकि नदियां अपने साथ बहुत सारे मिट्टी के कण लेके आती हैं। और जब मिट्टी के कण लेके आती हैं तो उन मिट्टी के कणों को समतल क्षेत्रों में क्या है, नदियां की ढाल मंद हो जाती है तो मिट्टी बैठने लगती है, और इस तरीके से मैदानी क्षेत्रों में, ये तो पर्वतीय क्षेत्रों की स्थितियां हो गई। अगर हम मैदानी क्षेत्रों में देखें तो मैदानी क्षेत्रों में ये नदियां निक्षेपणात्मक मैदान बनाती हैं। क्या बनाती हैं? निक्षेपणात्मक मैदान। निक्षेपणात्मक मैदान का मतलब वही है कि नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी का जमाव हो जाना है, और उसके बाद यहीं पर समतल घाटी बन जाती है। समतल घाटी, और समतल घाटी एक तरीके से क्या होते हैं, दोआब क्षेत्र होते हैं जो उपजाऊपन के लिए बहुत अधिक मशहूर होते हैं। तो ये समतल घाटियां कहलाते हैं। उसके बाद समतल घाटियों के बाद नदियां गोखुर झील बनाती हैं। क्या बनाती हैं? गोखुर झील। गोखुर झील या इसी को छाड़न झील कहते हैं, या इसी को चापाकार झील भी कहते हैं। तो इसके बारे में हमने पिछली क्लास में समझा भी दिया था कि ये कैसे बनती हैं, और चित्र बना के समझाया था। और अगले स्टेप में ये नदियां बनाती हैं गुम्फित वाहिकाएं और बाढ़कृत मैदान। तो बाढ़कृत मैदान कहाँ पर है? मैदानी क्षेत्रों में। तो पहले है इधर लिख देते हैं, बाढ़कृत मैदान का भी निर्माण करते हैं। जैसे आप कभी लखनऊ से इलाहाबाद आप जाएंगे तो इलाहाबाद से ठीक पहले आप देखेंगे गंगा का जो मैदान है, एक बड़ा सा क्षेत्र बाईं तरफ आपको दिखाई पड़ता है, वो बाढ़कृत मैदान है। अर्थात बाढ़कृत में खादर कहा जाता है, इसे खादर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बार बार बाढ़ का पानी हर साल पहुँचता रहता है। यानी इसी को नई जलोढ़ मृदा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नई जलोढ़ मृदा भी कह देते हैं। यानी नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी आगे बाढ़कृत मैदानों में ही रहती है। और उसके बाद ये नदियां गुम्फित वाहिकाएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं?
वाहिकाएं। गुम्फित वाहिकाएं क्या हैं, समझिए इस बात को। तो गुम्फित वाहिकाएं, जैसे नदियां बह रही हैं और मैदानी क्षेत्रों में कभी कभार तीव्र मोड़ आ जाते हैं, तो वो नीचे की मिट्टी को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, यानी गुफानुमा बना देते हैं, और उसी को क्या कहते थे, गुम्फित वाहिकाएं। जब नदियां सूख जाती हैं तो ये गुम्फित वाहिकाएं देखने को मिलती हैं, अन्यथा बाढ़ के समय नहीं देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है, नदियां जब मार्ग से बहती हैं तो अपने साइड यानी दोनों किनारों पर, जिस किनारे पर धारा टकराएगी उसके नीचे की मिट्टी काटती रहेगी, और वहाँ पे देखेंगे तो ऐसे नदी बह के गई तो इस तरीके का धरातल ऊपर बना हुआ है और नीचे क्या है, एक गुफानुमा बन जाता है, और यही क्या कहलाता है, गुम्फित वाहिकाएं कहलाते हैं। और फिर जब ये नदियाँ समुद्रों में गिरती हैं तो डेल्टा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, डेल्टा का, और डेल्टा खादर के ही भाग माने जाते हैं। तो इस तरीके से नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं तो पहले महाखंड या वी आकार की घाटी भी कह सकते हैं। महाखंड उसको भी कहते हैं जब तेजी से पानी नीचे गिरता है, तो वी आकार की घाटियाँ, फिर क्षिप्रिकाएँ, फिर जलप्रपात, फिर चौथा निक्षेपात्मक मैदान, यानी मैदानी क्षेत्रों में चौथा निक्षेपात्मक मैदान आ जाएगा। पांचवा समतल घाटी, छठवां गोखुर झील। गोखुर झील के बारे में भी हमने पिछली क्लास में वीडियो में आपको समझा दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। फिर सातवां बाढ़कृत मैदान, आठवां गुम्फित वाहिकाएं, और नौवां डेल्टा। अर्थात एक नदी जब बहती है तो उनका क्रम इस तरीके से बनता है, महाखंड, वी आकार की घाटी, क्षिप्रिकाएं, जलप्रपात, निक्षेपात्मक, समतल, गोखुर, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं और डेल्टा। ये क्रम पूछा जाता है कि ये क्रम कैसे बनता है। तो इस तरीके से तीनों नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों से समुद्र में गिर जाती हैं। तो इन तीनों की ये एक सम्मिलित स्थित है और इसी के कारण ये समझा दिया गया है। तो इनमें से एक बार फिर से देख लें। सबसे पहले कौन सा है, महाखंड, दूसरा है वी आकार की घाटी, तीसरा है क्षिप्रिकाएं, चौथा है जलप्रपात, पांचवा है निक्षेपात्मक मैदान, और फिर छठवां है समतल घाटी, फिर सातवां है गोखुर झील, आठवां है बाढ़कृत मैदान, नौवां है गुम्फित वाहिकाएं, और 10वां है डेल्टा। तो ये 10 स्टेप हैं जिनका निर्माण ये सिंधु नदी तंत्र करता है। तो इन 10 बिंदुओं को क्रम से लगाने के लिए खासकर यूपीएससी में पूछा जाता है। तो इनमें पूछा जाता है कि कौन से पर्वतीय क्षेत्रों में है, तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में है, और ये चीज़ें जो है मैदानी क्षेत्रों में, और इसे मुहाने के क्षेत्र में। मुहाने में कुछ नदियां भ्रंश घाटी भी बनाती हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं और कुछ भ्रंश घाटी का भी निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर 11 नंबर और एक और लिख सकते हैं, 10/11 दोनों एक साथ ही आएगा, या 10/10 कर सकते हैं। ये भ्रंश घाटी कह सकते हैं लास्ट में। भ्रंश घाटी,
तो इस तरीके से भ्रंश घाटी का निर्माण करते हैं। तो आप देखेंगे कि कई तरीके से इन नदियों का एक मैदान तैयार होता है, जो पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों से लेकर समुद्र के मुहाने तक इनका तैयार। तो अब हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, क्योंकि ये सारी चीज़ें तीनों में कॉमन पाई जाती हैं। तो बार बार बताने से बेहतर है कि एक बार पूरी तरह से क्रमिक रूप में बता दिया गया है। तो सबसे पहले अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में आप लोग सिंधु, उसकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सारी नदियों को एक साथ पढ़ेंगे। इनके उद्भव से लेकर कई बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि डाउनलोड करने में बहुत परेशानियां पड़ती हैं, तो इसको यहीं तक रखते हैं। हमारी एक वीडियो एक टॉपिक पे बनती है, और इसलिए एक वीडियो देखने के बाद आपको एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू।